हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? चलिए, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड पढ़ा था कि आईसीडीआर 2018 तक हम कैसे पहुँचे, क्या क्या माइलस्टोन्स रहे, क्या क्या डेट्स थे, क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, ये सब हमने पूरा पढ़ा। और फिर मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशंस और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो मैं तब बताऊंगा जब उनका रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो अब हम बेसिक रेगुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलेशन 3, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेगुलेशन। ठीक है, कौन कौन से इश्यूज अगर आप करोगे तो आपको आईसीडीआर के जो भी रेगुलेशंस हैं करस्पॉन्डिंग जो उसके लिए बने हुए हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। तो एप्लीकेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे कोई भी डेफिनेशन या कोई भी कंसेप्ट का कनेक्शन आएगा तो मैं आपको प्रॉपरली उसमें बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन 3, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेगुलेशंस। दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। नंबर 1, आईपीओ बाय एन अनलिस्टेड इशूअर। ठीक है, दिया हुआ है आईपीओ कौन लाता है, जो अनलिस्टेड है। अगर कोई आईपीओ ला चुका है तो वो तो ऑलरेडी लिस्टेड होगा। ठीक है, तो वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। तो आईपीओ अगर आप कर रहे हो, अगर आप अनलिस्टेड इशूअर आईपीओ कर रहे हो तो आपको जो भी आईपीओ से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं इस रेगुलेशन में आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड इज राइट इशू। ठीक है, कौन करेगा राइट इशू? राइट इशू बाय अ लिस्टेड इशूअर, लिस्टेड होना चाहिए। ठीक है, लिस्टेड इशूअर है, राइट इशू कर रहा है। और वे द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द इशू। ठीक है, वैल्यू मतलब इशू प्राइस के हिसाब से जो भी आप ऑफर प्राइस दे रहे हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उस प्राइस के हिसाब से जो आप पूरा इशू का वैल्यू निकालोगे, अगर वो कितना है, इज 10 करोड़ और मोर। ठीक है, ये आपको अगर पता होगा 2018 के पहले जो गाइडलाइंस थे 2009 वाले, उसमें ये 50 लाख था और अब बढ़ा के सीधे 10 करोड़ और मोर कर दिया है। ठीक है, तो हर लिस्टेड इशूअर का हर राइट इशू इसमें नहीं आएगा, लिस्टेड होना चाहिए। राइट इशू ला रहे हैं और उसका जो वैल्यू है वो 10 करोड़, एग्जैक्ट 10 करोड़ है या मोर है। एग्जैक्ट 10 करोड़ भी इंक्लूडेड है, तो आपको ध्यान देना है। तो एग्जैक्ट 10 करोड़ और मोर है तो आपको ये आईसीडीआर में जो भी पूरा एक पार्ट है, पूरा चैप्टर है रिलेटिंग टू राइट इशू, वो आपको पूरी तरह से कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। और नीचे एक प्रोविजो हम पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि अगर आपका 10 करोड़ से कम का वैल्यू है राइट इशू में, फिर भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है, लिस्टेड इशूअर होना चाहिए, लेकिन ये आपको हर जगह ध्यान देना है कि यहां हम लिस्टेड इशूअर की बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड इशूअर के राइट इशू के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, थर्ड इज एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर बाय अ लिस्टेड इशूअर। ठीक है, एफपीओ कौन लाएगा? जो ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसने ऑलरेडी एक बार आईपीओ लाया होगा, बरोबर। तो एफपीओ में भी आपको जो एफपीओ से रिलेटेड गाइडलाइंस है इस रेगुलेशन में आपको फॉलो करना होगा। फिर है प्रेफरेंशियल इशू मेड बाय अ लिस्टेड इशूअर। लिस्टेड इशूअर का प्रेफरेंशियल इशू है तो भी आपको ये रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए भी पूरा सेपरेट चैप्टर है इसके अंदर। फिर है क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, पढ़ चुके हैं अपन पिछले पार्ट में, बाय अ लिस्टेड इशूअर। ठीक है, हर जगह लिस्टेड इशूअर पे ध्यान देना है। फिर है आईपीओ ऑफ आईडीआर, राइट इशू ऑफ आईडीआर। अभी आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ चुके हो कि आईडीआर क्या होता है। ठीक है, तो आईडीआर का आईपीओ हो या आईडीआर का राइट इशू हो, आपको ये गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी। फिर है आईपीओ ऑफ एसएमई, एसएमई एक्सचेंज पे आप आईपीओ ला रहे हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में आप आते हो और आप आईपीओ ला रहे हो, तो आपके लिए भी गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है और आपको एसएमई एक्सचेंज पे लिस्ट कराना होगा। ठीक है, लिस्टिंग ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एकदम अलग ही कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। और हम पढ़ेंगे इसमें कि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बिना इशू के भी लिस्टिंग कर सकते हो, मतलब विद इशू और विदाउट इशू, ऐसे दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो दिया है थ्रू एन इशू और विदाउट एन इशू। तो विदाउट एन इशू भी सिर्फ लिस्टिंग आप कर सकते हो, वो सिर्फ यहीं पे अलाउड है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। काफी डिटेल में आपके सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है बोनस इशू, सेम बाय अ लिस्टेड इशूअर। ठीक है, तो एफपीओ भी बाय अ लिस्टेड इशूअर होगा, प्रेफरेंशियल इशू भी बाय लिस्टेड इशूअर होगा, फिर आपका राइट इशू भी लिस्टेड इशूअर होगा, बोनस इशू भी लिस्टेड इशूअर होगा। ठीक है, सारे लिस्टेड इशूअर ही हैं, सिर्फ आईपीओ में आपको ध्यान देना है कि वहां पे अनलिस्टेड इशूअर आएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारे टाइप्स हम पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ इशू में हमने
सारा ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सब में आपको ये गाइडलाइंस अप्लाई हो जाती हैं और आपको वो फॉलो करनी है। अब जो मैंने एक पार्ट बताया कि राइट इशू आप ला रहे हो, आप एक लिस्टेड इशूअर हो और आपका वैल्यू ऑफ जो राइट इशू है वो अगर 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से कम है, तो ऊपर जितना अभी तक हमने पढ़ा है तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये गाइडलाइंस आप पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक हल्का सा कॉम्प्लायंस उनके लिए भी है, ठीक है, जिनका वैल्यू 10 करोड़ से कम है, लिस्टेड इशूअर है और राइट इशू ला रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोविजो एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसीलिए एक्सेप्शन है क्योंकि ऊपर वाला तो माफ कर रहा है ना, 10 करोड़ या मोर है तो ही गाइडलाइंस अप्लाई होती है। 10 करोड़ एक्सीड नहीं हो रहा मतलब आप इस गाइडलाइन में आते ही नहीं हो, तो ऊपर के हिसाब से तो आप गाइडलाइन में आते ही नहीं हो, इसीलिए एज ए एक्सेप्शन नीचे एज ए प्रोविजो वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लायंस बोल रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ राइट इशू ऑफ साइज लेस देन 10 करोड़, ठीक है। क्लॉज नंबर बी की बात हो रही है, इसी का एक्सेप्शन है। तो लिस्टेड इशूअर है, राइट इशू ला रहा है, इशू साइज इज लेस देन 10 करोड़, तो क्या होगा, द इशूअर शेल प्रिपेयर लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। एक ही कॉम्प्लायंस करना है आपको, इस गाइडलाइंस के हिसाब से लेटर ऑफ ऑफर जो आपको बोला गया है वो आपको कम से कम बनाना पड़ेगा और वो आपको फाइल करना है, ठीक है। टू प्रिपेयर लेटर ऑफ ऑफर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन दीज रेगुलेशन। तो पूरे रेगुलेशन अप्लाई नहीं हो रहे, पर एक रेगुलेशन अप्लाई किया जा रहा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। तो लेटर ऑफ ऑफर बनाना है, उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, टाइमलाइंस हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, फाइलिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको लेटर ऑफ ऑफर वाली अप्लाई हो जाएंगी, इवन इफ आपका इशू साइज इज लेस देन 10 करोड़, ठीक है। तो क्या करना है, एंड फाइल द सेम विद द बोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिससेमिनेशन ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट, ठीक है, ताकि बोर्ड उसको अपने वेबसाइट पे डाल सके और लेटर ऑफ ऑफर भी डाल सके और ताकि जनरल पब्लिक को पता चल जाए, ठीक है। उतना कॉम्प्लायंस आपको करना है, मतलब आपको बेसिकली लेटर ऑफ ऑफर गाइडलाइंस के हिसाब से बनाना है और वो बोर्ड के पास फाइल करना है ताकि बोर्ड आगे चल के अपने वेबसाइट पे और इन जनरल डिससेमिनेट कर पाए इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो बस लेटर ऑफ ऑफर के गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं। तो ये पूरा है सर एप्लीकेबिलिटी, इसके अलावा कोई भी इशू है उस पे ये गाइडलाइंस अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है चैप्टर नंबर 2, सबसे पहला जो पॉइंट है आईपीओ ऑन मेन बोर्ड। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, ठीक है, आईपीओ ऑन मेन बोर्ड, ठीक है। और मैंने उसको क्लब किया है चैप्टर 4 से, दैट इज एफपीओ से, क्योंकि आईपीओ एफपीओ में बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंसेस हैं और कॉम्प्लायंस लेवल पे देखा जाए तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। 1-on-1 सिमिलर गाइडलाइंस हैं हर डायमेंशन से रिलेटेड, और जहां जहां अलग है वहां पे मैंने अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। और आपके मॉड्यूल में भी इसी तरह से दिया हुआ है, सेम पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं। तो आईपीओ एफपीओ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ना है कि एफपीओ में कहां कहां चीजें अलग हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट आईपीओ एफपीओ का जो पूरा प्रोसेस है और जो पूरे गाइडलाइंस हैं वो 1-on-1 सेम है, सिर्फ कहां कहां अलग है एफपीओ के लिए वहां वहां आपको अलग से वो चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आईपीओ एफपीओ मतलब दोनों एक साथ हम पढ़ रहे हैं और हर इसमें आप देखोगे कि जो ब्रैकेट है, रेगुलेशन नंबर है, वो 2-2 नंबर दिए रहेंगे, मैक्सिमम उसमें 2-2 नंबर दिए रहेंगे। मतलब आईपीओ एफपीओ पूरा सेम है, वहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर गाइडलाइंस करनी है, और जहां पे सिमिलर नहीं है वहां मैंने लिखा हुआ है कि ये सिर्फ आईपीओ के लिए है, ये एफपीओ में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो वो सब मैं एक एक करके आपको पढ़ाते पढ़ाते बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स कि आईपीओ कौन ला सकता है, आईपीओ कौन ला सकता है। अब कौन ला सकता है मतलब अनलिस्टेड इशूअर, पर उसमें भी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करते हो तभी आप एलिजिबल होगे। मतलब कोई भी आके सीधे लिस्टिंग नहीं कर सकता, कोई भी आके आईपीओ नहीं ला सकता। आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपके सारे पैरामीटर्स वो सब चेक किए जाएंगे और अगर आप वो फुलफिल करते हो तो ही आप आईपीओ लाने के लायक हो या एलिजिबल हो, ठीक है। रेगुलेशन 6, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर एन आईपीओ ऑन द मेन बोर्ड। एफपीओ का मैं अलग से बाद में बताऊंगा, इसी में पहले हम पूरा आईपीओ पढ़ रहे हैं जो अनलिस्टेड इशूअर लाता है, ठीक है। अब इसमें 2 मतलब कंडीशंस हैं या 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, इसको मैं पैरामीटर्स नाम दे रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी, कि पैरामीटर्स जो दिए हैं अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो आप आईपीओ ला सकते हो। पर जो लोग पैरामीटर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि वो डिसअलाउड होना चाहिए कि आप नहीं ला सकते, पर ऐसा नहीं किया गया है।
उनको भी एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया गया है, जिसको सेकेंड पॉसिबिलिटी बोला जाता है या ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ आईपीओ कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल तो वो है कि भाई जो पैरामीटर्स फुलफिल करेंगे वही लोग आईपीओ ला सकते हैं, और जो पैरामीटर्स फुलफिल नहीं कर सके हैं पर उनको आईपीओ लाना है, उनके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे दो पैरामीटर्स या दो पर्सपेक्टिव हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, एन इशूअर कैन मेक एन आईपीओ ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, जिसको मैं पैरामीटर्स कह रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या कंडीशंस है। नंबर 1, कंपनी हैज नेट टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, उल्टा बढ़ो, एसेट्स, एसेट्स आपको पता ही है, एसेट साइड बैलेंस शीट आपने बनाया होगा, उसमें से टेंजिबल। अब सिर्फ टेंजिबल कैसे निकालोगे, टोटल में से इंटेंजिबल हटा दो। टोटल एसेट्स में से अगर मैं इंटेंजिबल एसेट्स हटा दूं, जो शेड्यूल 3 आपने पढ़ा है बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हिसाब से, उसमें इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अलग से दिखते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट तो आप सेपरेट हेडिंग में दिखाते हो, बस आप वो माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, टेंजिबल एसेट्स। और नेट का मतलब क्या है कि उससे रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज हैं, एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटीज हैं, वो अगर आप माइनस कर दोगे तो वो आता है नेट टेंजिबल एसेट्स। आ रहा है ख्याल में? तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, पहले टोटल एसेट्स ले लो, टोटल में से पहले इंटेंजिबल एसेट्स माइनस कर लो तो टोटल टेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे, और उसमें से जो भी करस्पॉन्डिंग उनके लाइबिलिटीज हैं, आउटसाइड एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो लाइबिलिटी साइड में होती हैं एक्सटर्नल, वो सब आप माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा, नेट टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, वो होता है नेट टेंजिबल एसेट्स। तो नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़, एटलीस्ट का मतलब एग्जैक्ट 3 करोड़ और मोर, तो एग्जैक्ट 3 करोड़ भी इंक्लूडेड है, ये आपको ध्यान रखना है हर जगह। तो 3 करोड़ और मोर है, एटलीस्ट 3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल फाइनेंशियल ईयर। फुल के का मतलब ही ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 12 मंथ्स ईच, मतलब आपको कम से कम 3 साल हो जाने चाहिए। अगर आपको 3 साल हुए ही नहीं है तो आप ये कंडीशन कैसे फुलफिल करोगे, तो आप इसमें आ ही नहीं पाओगे। आपका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम 3 फुल फाइनेंशियल ईयर्स का होना चाहिए, 3 फुल फाइनेंशियल ईयर्स का होना चाहिए। तो नेट टेंजिबल एसेट्स आपको पता ही है कि ये बैलेंस शीट का आइटम है, तो ये 31 मार्च का ही होता है, मतलब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च को, और 31 मार्च का जो फिगर है वो आपको देखना है, पिछले 3 साल के 31 मार्च के फिगर्स देखने हैं, नेट टेंजिबल एसेट कैलकुलेट करने हैं, और हर साल में कम से कम 3 करोड़ के आपके नेट टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए, तभी ये कंडीशन आपने फुलफिल की है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो 3 फुल फाइनेंशियल ईयर्स, फुल का मतलब 12 मंथ्स ईच, ऑफ विच नॉट मोर देन 50% इज हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट्स। ठीक है, मॉनेटरी मतलब जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, जो प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं है। आ रहा है ख्याल में? तो आपने मतलब इन्वेस्ट करके रखा है मॉनेटरी एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, या जो नॉर्मल मॉनेटरी एसेट्स होते हैं उसमें आपने इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी में उसको अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, मतलब वो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में आपके पास पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ऑफ विच नॉट मोर देन 50%, मतलब कम चलता है, 50% से कम एसेट्स अगर आपके मॉनेटरी एसेट के फॉर्म में है तो चलता है, आप फिर भी एलिजिबल हो, आप कंडीशन फुलफिल कर लोगे। लेकिन 3 करोड़ आपके नेट टेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन जब हमने एसेट्स देखे, 3 करोड़ या जो भी आपका पूरा जो एसेट साइज है उसका 50% से ज्यादा तो आपका मॉनेटरी एसेट है, मतलब आपने फिक्स एसेट में तो इन्वेस्ट ही नहीं किया अभी तक, तो फिर आपको एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इसमें 2 सिचुएशन होगी कि मॉनेटरी एसेट 50% या उससे कम है, क्या लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट 50 रहा तो भी चलता, उससे कम रहा तो भी चलता, तो अप टू 50% है तो चल जाएगा। मतलब 2 में मैं बांट रहा हूं कि आपके जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं उसमें से अप टू 50% अगर मॉनेटरी एसेट्स हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि वो मोर देन 50 है, तो फिर आपको ये प्रोविजो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, हाउएवर इफ मोर देन 50% ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स आर हेल्ड इन द मॉनेटरी एसेट्स, इशूअर हैज मेड फर्म कमिटमेंट। ठीक है, आपको बस फर्म कमिटमेंट देना है, डिक्लेरेशन या कुछ ओथ या कुछ रिटर्न फॉर्म में कमिटमेंट देना है, क्या,
टू यूटिलाइज सच एक्सेस मॉनेटरी एसेट, ठीक है, एक्सेस, एक्सेस पूरे नहीं, एक्सेस यानी 50% तक तो चलता है। अगर मेरे मॉनेटरी एसेट 60% है तो एक्सेस कितने हुए, सिर्फ 10%। तो मुझे सिर्फ वो 10% जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उनके लिए एक फर्म कमिटमेंट देना है कि उसको मैं यूज कर लूंगा, उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा इन फिक्स्ड एसेट, यानी बिजनेस में एक्चुअल में इन्वेस्ट करूंगा, मॉनेटरी फॉर्म में हेल्ड नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ एक्सेस का करना है, हर वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। सच एक्सेस मॉनेटरी एसेट्स इन इट्स बिजनेस और प्रोजेक्ट, यानी फिक्स्ड एसेट में, प्रोडक्टिव एसेट में आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, ऐसा आपको फर्म कमिटमेंट देना है, ठीक है। Further, the limit of 50% on the monetary asset shall not be applicable in case the public offer is made entirely through offer for sale. अब ये थोड़ा कंपनी लॉ का लिंक है, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसके पूरे फिल्टर्स और पैरामीटर्स होते हैं, इसमें भी अपन पढ़ेंगे काफी डिटेल में। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं कंपनी के थ्रू, डायरेक्टली तो बेच ही सकते हैं ना, कंपनी के थ्रू अगर वो बेचना चाहते हैं तो उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ये आप कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते हो, ठीक है। इसको और मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसका आप डायग्राम या चार्ट बना सकते हो, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका नेट टेंजिबल एसेट, अब इसका वही टोटल भी आप बना सकते हो, पूरे सारे कंडीशंस का भी एक चार्ट या डायग्राम बना सकते हो, या प्रोसेस डायग्राम बना सकते हो कि दो पॉसिबिलिटी है, 3 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है। ज़्यादा है तो आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, नहीं है तो आप सीधे ही कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहे हो और आप इसमें कहीं आओगे ही नहीं। कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो हम आपके मॉनेटरी एसेट देखेंगे, आ रहा है कुछ समझ में, मॉनेटरी एसेट देखेंगे। अब मॉनेटरी एसेट भी कब देखेंगे, हम पहले इशू देखेंगे कि क्या हो रहा है, आईपीओ है कि ऑफर फॉर सेल है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल है तो मॉनेटरी का ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, बनाते जाते हैं। चलो ठीक है, नेट टेंजिबल एसेट्स क्या है, एटलीस्ट 3 करोड़ है या नहीं है, लेस देन 3 करोड़, ठीक है, लेस देन 3 करोड़। लेस देन 3 करोड़ है तो पैरामीटर्स नॉट फुलफिल, पैरामीटर फुलफिल ही नहीं हुए, लेकिन आपके पास क्या है, ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल, तो आप ऑल्टरनेटिव रूट से जा सकते हो। नॉर्मल रूट आपके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भी कंडीशंस हैं वो सारे के सारे फॉलो करने, एक भी फॉलो नहीं हुआ तो आप पैरामीटर्स फुलफिल नहीं कर रहे हो ऐसा माना जाएगा, और आप ऑल्टरनेटिव रूट आपके लिए बस अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फिर एटलीस्ट 3 करोड़ है तो मॉनेटरी एसेट्स का होता है, तो उसमें हम बांटेंगे कि वो ऑफर फॉर सेल है या वो नहीं है, मतलब नॉर्मल आईपीओ है, ठीक है। अब ऑफर फॉर सेल है तो हम देखेंगे ही नहीं कि मॉनेटरी एसेट 50% है नहीं है, कमिटमेंट ये कुछ अप्लाई होता ही नहीं, मतलब बस ये वाला पैरामीटर फुलफिल हो गया ऐसा माना जाएगा, पैरामीटर फुलफिल्ड। और अगर आईपीओ ला रहे हो आप, ठीक है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, तो फिर हम चेक करेंगे, तो मॉनेटरी एसेट्स इज लेस देन और इक्वल टू 50%, या फिर मॉनेटरी एसेट्स आर मोर देन 50%, ठीक है। लेस देन 50% है तो सेम पैरामीटर फुलफिल्ड, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर मोर देन 50% है तो आप कब एलिजिबल होंगे, जब आप कमिटमेंट करोगे, ठीक है, फर्म कमिटमेंट, फर्म मतलब पक्का, फर्म कमिटमेंट टू इन्वेस्ट excess monetary assets in business और प्रोजेक्ट, ठीक है, बिजनेस और प्रोजेक्ट, ठीक है। फर्म कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा, जाके वो पैरामीटर फुलफिल माना जाएगा, ठीक है।
तो ये पूरा एक क्लॉज है। तो लिखो, बनाओ बनाओ पार्ट 1, छोटे छोटे डायग्राम्स बनाओ। बेटर होगा एक चार्ट बुक बना लो, 100 पेजेस की एक छोटी सी बुक बना लो और उसमें अच्छे से नंबरिंग देके या चैप्टर वाइज आप सारे चार्ट्स एक जगह बना लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इधर उधर जुगाड़ मत करो, मतलब सही तरीका नहीं है वो, ठीक है। सही तरीका एक प्रॉपर बुक बनाओ, क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स बनेंगे। ये कोई 1 2 4 10 15 की बात नहीं है, 100 से ज़्यादा चार्ट्स मैं आपको बनवा के देने वाला हूँ, छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स में, जिसमें आपको चार्ट से एक बेटर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिखो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट लिखो। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला कंडीशन, नेट टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो सेकंड पे आते हैं। द कंपनी हैज मिनिमम एवरेज, ठीक है, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। मिनिमम है मतलब वही एटलीस्ट इतना आपको चाहिए, ठीक है। एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप पढ़ चुके हो, एग्जीक्यूटिव लेवल तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, मतलब आपका जो डे टू डे एक्टिविटी है, जो आपका बिजनेस प्रॉफिट है, वो देखना है। मतलब जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप करते हो, या अकाउंटिंग रूल के हिसाब से जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आप डेबिट या क्रेडिट करते हो, वो सब आपको नहीं लेना है। सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको लेना है। फिर वो प्री टैक्स लेना है, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई होप आपको सब पता होगा, ठीक है। तो पीबीटी लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। और एवरेज मतलब कितने सालों का, वो सब पढ़ते हैं, देखो। ऑफ 15 करोड़, कम से कम 15 करोड़ का एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट आपका होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑन अ रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, ठीक है। रीस्टेट आपको तब करना पड़ेगा जब आपका स्ट्रक्चर कंपनी नहीं है। जैसे आपने पिछले 3 साल में अगर अपने आप को कन्वर्ट किया है, आप पार्टनरशिप थे, फिर आप कंपनी में कन्वर्ट हुए, आप एलएलपी थे, आपने कन्वर्जन किया, बराबर। तो कन्वर्जन जो भी करता है, उसको अपने जो भी फाइनेंशियल्स हैं उस दौरान के पिछले 3 साल में जितना भी समय आप कोई और स्ट्रक्चर में थे, आपको अपने फाइनेंशियल्स को रीस्टेट करना पड़ेगा इन द फॉर्मेट ऑफ कंपनी, यानी शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको पूरा प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब चीजें बनानी पड़ेगी, और बाकायदा ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तब जाके उसको हम यहां पे एलिजिबल मानेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो रीस्टेटेड सिर्फ उसके लिए यूज होता है वर्ड, रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेस, ठीक है। आपका जो पूरा कंसोलिडेशन होगा, आपके सब्सिडीज, आपके एसोसिएट, बरोबर, तो पूरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपके ग्रुप का, मतलब आपके जो सब्सिडीज हैं जिसका प्रॉफिट आपके अंदर मर्ज होता है, वो सब इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाएगा इन ईच ऑफ दीज 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। पिछले 3 सालों में एवरेज, ठीक है। अब एवरेज वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 3 साल के प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना है अलग अलग, और फिर उनका सिंपल एवरेज लेना है, और वो आपका 15 करोड़ होना चाहिए, मिनिमम 15 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका सेकंड इसमें कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन था अबाउट नेट टेंजिबल एसेट्स, सेकंड इज अबाउट एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म यहां लिख सकते हो, नेट टेंजिबल एसेट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 करोड़ होने चाहिए। फिर आपका एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 करोड़। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते जाओ, और लिमिट्स वाली एक फाइल में अलग से आपको दूंगा, उसमें सारे ये सब दिए ही रहेंगे। अपने हाथ से लिखोगे तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा, और कुछ नहीं है। चलो थर्ड है, कंपनी हैज द नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ
नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? पूरा जो आपका इक्विटी यानी पूरा जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस सारे जो फ्री रिजर्व्स हैं वो आप एडअप करते हो और सारे जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं या लॉसेस हैं वो सब आप माइनस करते हो और तब निकलता है सर नेटवर्थ। इसका भी डेफिनेशन अपन देखेंगे, ठीक है। ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़, ठीक है, ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स कैलकुलेटेड ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, ठीक है। अब ये वर्ड्स थोड़े लूजली यूज किए हुए हैं, ऊपर देखो फाइनेंशियल ईयर लिखा था, यहाँ 3 फुल ईयर्स लिखा है, तो फर्क कुछ नहीं है, 3 फुल फाइनेंशियल ईयर देखने हैं। और हर साल में अब नेटवर्थ भी कब कैलकुलेट होता है? 31 मार्च पे। तो तीनों सालों के 31 मार्च पे आपका जो नेटवर्थ है वो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करोड़, सिंपल। और फिर एक अलग ही सिचुएशन है, अगर आप उसमें आते हो तो ठीक है, नहीं तो वो आप पे अप्लाई नहीं होगी। मतलब ये सिचुएशन के ऊपर है, मतलब बेसिकली 3 ही कंडीशंस हैं, 3 ही पैरामीटर्स हैं कि नेट टेंजिबल एसेट शुड बी एटलीस्ट 3 करोड़, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्री टैक्स शुड बी एटलीस्ट 15 करोड़ और नेटवर्थ शुड बी एटलीस्ट 1 करोड़। 3 क्यूमुलेटिव कंडीशंस हैं, तीनों के तीनों कंडीशंस आपको फुलफिल करने हैं, यानी बीच में क्या है? एंड है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हो तो आप पैरामीटर्स फुलफिल कर रहे हो ऐसा माना जाएगा और तो आप आईपीओ के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब एक सिचुएशन दिया है कि कुछ अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 1 साल में अपना नाम बदला है, अगर बदला है तो आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, बदला ही नहीं है तो फिर आप पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बेस्ड है, ठीक है, ऑप्शनल है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी विद इन द लास्ट 1 ईयर, जब आप आईपीओ के लिए प्लान कर रहे हो, जब आईपीओ के लिए प्लान कर रहे हो या जब आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, वहां से 1 ईयर पीछे तक हम देखेंगे कि आपने नाम बदला है कि नहीं। और अगर नाम बदला है तो आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा। क्या है? दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू, यानी जो आपकी ग्रॉस इनकम है, रेवेन्यू, सेल जिसको आप कहते हो, ठीक है, रेवेन्यू calculated on same restated and consolidated basis for preceding 1 full year is being earned by the company from the activities suggested by the new name। अब देखो नाम बदलते क्यों है? नाम रखा कैसे जाता है नॉर्मली कि जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड नाम होता है, ठीक है। नॉर्मली आप देखते हो एयरलाइंस जो हैं उनके एक पर्टिकुलर नाम होते हैं, कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो उनके नाम थोड़े अलग होते हैं और उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग का एक दिखता है, ट्रेडर वालों का ट्रेडर्स नाम होता है। तो हर फील्ड से रिलेटेड, बैंक में देखो सबका नाम बैंक होता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक वर्ड होता ही है जिससे पता चलता है वो बैंक है। इंश्योरेंस कंपनी में उस हिसाब से नाम होता है, इंश्योरेंस, अश्योरेंस, ये वर्ड्स होते हैं। तो नाम हमेशा आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, फील्ड से कनेक्ट करके ही रखते हो। तो अगर आपने नाम बदला है तो जाहिर सी बात है आपने एक्टिविटी बदली होगी। तो वो एक्टिविटी अगर आपने बदली है, अब देखो काफी लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्टिविटी बदली ही नहीं है, तो फिर ये क्लॉज आप पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एक्टिविटी बदली नहीं है। ये क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आपने नाम क्यों बदला है? क्योंकि आपने एक्टिविटी बदली है और नई एक्टिविटी से रिलेट करने के लिए आपने नया नाम रखा ताकि लोग पुराने एक्टिविटी से रिलेट न कर पाए। आप नए एक्टिविटी आपने किया है और इसलिए आप चाहते हो कि आपको नए एक्टिविटी के हिसाब से आपका नाम रखा जाए और लोग उसी नाम से आपको जाना जाए, ठीक है। तो अगर आपने एक्टिविटी बदली है तो जो नया एक्टिविटी है, जैसे पहले आपने बैंक का बिजनेस था, फिर आपने बैंक का बिजनेस बंद करके इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपका नाम कुछ बैंक टाइप था, अब आपने उसको नाम बदल के कुछ इंश्योरेंस अश्योरेंस टाइप रखा। तो आपका जो पूरा 1 साल पिछला है उसका पहले टोटल रेवेन्यू निकाला जाएगा और उसमें से न्यू का जो एक्टिविटी का जो रेवेन्यू है वो कम से कम 50% होना चाहिए। आ रहा है कुछ समझ में? न्यू एक्टिविटी का जो रेवेन्यू है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल। पिछले 1 साल का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से कम न्यू एक्टिविटी से जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है वो कम से कम 50% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। और अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो फिर जब तक वो 50% नहीं होता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1-1, 2-2 महीने और डिले करना पड़ेगा और जिस
वक्त आपका आप ये निकालते रह सकते हो साइड में कि पिछला एक साल जो भी है, जो डेट से आप देख रहे हो, प्लान कर रहे हो आईपीओ, उस डेट से आप देख सकते हो कि जब भी आपका 50% क्रॉस हो गया तब आप आईपीओ ला सकते हो। लेकिन जब तक 50% आपका क्रॉस नहीं होता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे से आप आगे बढ़ोगे न्यू एक्टिविटी का रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। जैसे अगर मैं एक अंदाजा लूं कि न्यू एक्टिविटी को फॉर एग्जांपल 2 या 3 मंथ्स ही हुए, तो 2-3 मंथ्स की रेवेन्यू और जो और पिछले 9 मंथ्स ओल्ड एक्टिविटी के होंगे तो न्यू रेवेन्यू कम होगी। पर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने अगर न्यू एक्टिविटी के हो गए तो हो सकता है कि न्यू एक्टिविटी का जो रेवेन्यू है वो 50% क्रॉस कर गया हो। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा आपका आईपीओ डिले हो जाएगा। इसकी वजह से आईपीओ कैंसिल नहीं हो सकता, डिले होगा। और आप हर 15-15, 20 दिन में, महीने महीने चेक कर सकते हो। और जैसे ही आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है आप फिर आईपीओ ला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 4 कंडीशन। चौथा कंडीशन जो है वो सिचुएशन बेस्ड है। अगर आप उस सिचुएशन में आते हो तो ही आपको अप्लाई होगा, तो ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आता है सर ऑल्टरनेटिव रूट, कि अगर तीनों जो ऊपर कंडीशंस थी, ठीक है, अभी मैं नेम चेंज का साइड में रखता हूं क्योंकि वो डिपेंड करता है आपको अप्लाई होती है कि नहीं, पर 3 कंडीशन तो आपको करना ही करना है। अब इनमें से एक भी कंडीशन वायोलेट हो गई, एक भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो आप पैरामीटर्स फुलफिल ही नहीं कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। और फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, ऑल्टरनेटिव रूट फॉर द आईपीओ, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव रूट क्या है ये हमको पढ़ना है। अब इसमें सर बहुत सारे नाम आएंगे जो आपको पता नहीं है, तो पहले मैं डेफिनेशंस के थ्रू आपको सारा बता देता हूं, ठीक है। तो ऊपर आओ, डेफिनेशन वाले पार्ट में आ जाओ। उसमें आ जाइए आप क्यूआईबी पे, ठीक है। क्यूआईबी ढूंढो फटाफट, पॉज कर लो, ढूंढो और आप इस पे आ जाओ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। अब इशू 2 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा एक ओवरव्यू। आईपीओ के 2 वेज हो सकते हैं। एक होता है सर फिक्स्ड प्राइस इशू, मतलब वेज बोले तो प्राइस के हिसाब से है कि प्राइस आप कैसे पता करोगे। आईपीओ में आपको प्राइस बतानी पड़ेगी कि आप कितने में ऑफर ला रहे हो। तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक है फिक्स प्राइस इशू। फिक्स प्राइस इशू में कंपनी खुद डिसाइड करती है, ठीक है। कंपनी फ्री है, वो मतलब जो चाहे प्राइस डिसाइड कर सकती है। लॉ ने कोई मैंडेट नहीं लगाया हुआ है, कोई फिल्टर्स, कोई चीज नहीं लगाई हुई है, ठीक है। हर इशूअर फ्री है, वो अपने इशू का प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर, ठीक है। तो जो भी आपका मर्चेंट बैंकर है, लीड मैनेजर है, जो भी है, उससे कंसल्ट करके आप अपना खुद इशू का प्राइस डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आप अपना प्राइस खुद डिसाइड कर रहे हो और इशू के पहले ही आप डिसाइड करके इशू ओपन कर रहे हो, तो वो इशू का टाइप होगा फिक्स्ड प्राइस इशू, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि प्राइस मैं डिसाइड ना करूं, प्राइस मैं जनता से पूछूं, जनता के डिमांड सप्लाई से, इन्वेस्टर्स के डिमांड और सप्लाई से आप प्राइस डिसाइड करना चाहते हो, तो वो होता है बुक बिल्डिंग। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वो होता है बुक बिल्डिंग इशू। तो बुक बिल्डिंग क्या है? एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। बहुत डिटेल में आपको दिया हुआ है, पर इतना डिटेल में मैं अभी नहीं लेके जाना चाहता हूं। अभी आपको सिर्फ मैं एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा और फिर इसका पूरा प्रोसेस, इसके सारे गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो नाम है ये सिर्फ प्राइस के हिसाब से है, ये आपको ध्यान देना है। ये कोई टोटल टाइप्स नहीं है, ये प्राइस कैसे आप डिस्कवर करोगे, प्राइस कैसे आप डिसाइड करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। खुद आप डिसाइड करना चाहते हो, आपको जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं उनका आपको कोई लेना देना नहीं है। आप खुद अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फिक्स प्राइस इशू कर सकते हो। अगर आप अनसर्टन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप प्राइस क्या डिसाइड करें, तो आप बुक बिल्डिंग के हिसाब से जा सकते हो। बुक बिल्डिंग में प्राइस आप डिस्कवर कर सकते हो और जो उसमें डिस्कवर होगी फिर वो प्राइस से आप इशू ओपन करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप बना लो डायग्राम।
ठीक है। इशुअर डिसाइड्स इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर, और यहां बिडिंग होती है, ठीक है, बिड्स होते हैं, बिडिंग बाय इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स बिड करते हैं और बिडिंग से डिसाइड होता है, ठीक है। उसके लिए एक प्राइस रेंज दिया जाता है जिसको आप कहते हो प्राइस बैंड। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोलेंगे और आप मान लोगे, प्राइस बैंड आप देते हो, एक रेंज देते हो, मिनिमम मैक्सिमम, उसके बीच में वो बिडिंग कर सकते हैं और उसमें जो भी बिडिंग से जो भी प्राइस डिसाइड होगा उस पे आप आईपीओ लाओगे, ठीक है। तो ऐसे दो तरीके होते हैं। अब लिखो फटाफट पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना है आपको कि अब ध्यान दो, ये काफी लोगों को नहीं समझ में आता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। पैरामीटर्स जो मैंने वर्ड बताया, पहली पॉसिबिलिटी है कि आप पैरामीटर फुलफिल कर रहे हो, दूसरी पॉसिबिलिटी आप पैरामीटर फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो पहला है पैरामीटर्स फुलफिल्ड, ठीक है, ये है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, ठीक है। और सेकंड है पैरामीटर्स नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। और जो फुलफिल नहीं करते हैं वो क्या होगा, उसको ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल है, ऑल्टरनेट रूट, और वो है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2, ठीक है। ऐसे दो रेगुलेशन का रेफरेंस बार बार आएगा तो आप समझ लो, ठीक है। अब जब पैरामीटर्स आप फुलफिल कर रहे हो तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, मतलब आप दोनों रास्ते चूज कर सकते हो, फिक्स्ड प्राइस भी आप कर सकते हो या आप वॉलेंट्रीली बुक बिल्डिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो जो पैरामीटर फुलफिल कर रहे हैं उनका चॉइस है कि वो फिक्स प्राइस के थ्रू प्राइस डिसाइड करना चाहते हैं या बुक बिल्डिंग के थ्रू डिसाइड करना चाहते हैं। अब जो पैरामीटर फुलफिल नहीं कर रहे हैं उनको मिलता है सर ऑल्टरनेटिव रूट, और ऑल्टरनेटिव रूट में कंपल्सरीली बुक बिल्डिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। बुक बिल्डिंग से ही प्राइस डिसाइड होगी और बुक बिल्डिंग से ही आप आईपीओ ला पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काफी लोगों को ये नहीं समझ में आता। तो बुक बिल्डिंग दोनों में हो सकता है, कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो भी आप बुक बिल्डिंग वॉलेंटरी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पैरामीटर्स फुलफिल नहीं किए, आप ऑल्टरनेटिव रूट लेने जा रहे हो, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, कंपल्सरीली बुक बिल्डिंग से ही आपको इशू लाना पड़ेगा। और उसमें एक और कंडीशन है जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप बना लो, ये भी आप बना लो। तो ये बुक बिल्डिंग रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 की है, ठीक है। ये वॉलेंट्रीली डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, और ये कंपल्सरी है। तो दोनों में बुक बिल्डिंग आ सकता है। तो ये पढ़ाते पढ़ाते मैं बताऊंगा, तो ये चार्ट आप बना के रखो ताकि आप बाद में रेफर कर पाओ। ठीक है, पॉज करके आप बनाओ आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें वर्ड आएगा QIB। तो पहले पढ़ लेते हैं कि QIB क्या है। बेसिकली इन्वेस्टर्स के कैटेगराइजेशन है कि इन्वेस्टर्स कौन कौन है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है QIB, ठीक है। QIB के बाद आता है सर रिटेल इन्वेस्टर्स, और फिर आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ऐसे 3 नाम बार बार आएंगे, और जब हम अलॉटमेंट पढ़ेंगे, एलोकेशन पढ़ेंगे कि पूरा जो इशू होता है वो आपको ये हर कैटेगरी में कुछ कुछ मिनिमम बांटना पड़ता है, ठीक है, उसको एलोकेशन कहते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे। तो QIB कैटेगरी बार बार आएगी, ठीक है। QIB बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और ये इसको आप इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी भी कह सकते हो कि सारे के सारे जो हैं उसमें इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल
प्लेयर्स मैक्सिमम सब QIB में होते हैं। और उसके अंदर एक सब कैटेगरी अपन पढ़ेंगे जिसको आप कहोगे एंकर इन्वेस्टर्स, इसका भी रेफरेंस आएगा। तो वो QIB के अंदर का ही एक सब कैटेगरी है, ठीक है। तो QIB रिटेल इन्वेस्टर्स, या एक आता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो भी बोलो, या एक नाम आएगा रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर। मतलब वो राइट इशू और FPO में आता है कि अगर एग्जिस्टिंग कोई शेयर होल्डर है वो ले रहा है तो उसको मैं कहूंगा रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर। इन्वेस्टर और शेयर होल्डर में फर्क क्या है कि इन्वेस्टर वर्ड यूज किया है मतलब वो नया खिलाड़ी है, IPO में तो सब लोग नए ही हैं, बरोबर। या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो IPO में अगर आ रहा है तो बस नाम इन्वेस्टर की जगह शेयर होल्डर हो जाएगा, है वो रिटेल कैटेगरी। और रिटेल में कौन कौन आता है, जिसका जो इन्वेस्टमेंट है इज अप टू 2 lakhs। अगर 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है इंसान इंडिविजुअल, तो वो आता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उसको कहते हैं RII, इसको कहते हैं NII, ठीक है। ऐसे 3 कैटेगरीज होते हैं, QIB, RII या RIS रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, या NII, ठीक है। अब RII के लिए तो वैल्यू दिया हुआ है कि भाई 2 लाख से कम आपका वैल्यू होना चाहिए। अब अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, इंस्टीट्यूशनल नहीं हो, नॉन इंस्टीट्यूशनल में ही इंडिविजुअल भी आते हैं, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आएगा, इंडिविजुअल, HUF और बाकी जो भी है, जो इंस्टीट्यूशनल नहीं है, जो बॉडी कॉर्पोरेट्स आर्टिफिशियल पर्संस नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका वैल्यू अगर 2 लाख से ज्यादा है तो वो NII में आएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज मोर देन 2 lakhs, ठीक है, तो आप किस में आओगे, NII में, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और QIB के लिए भी अपन सब अभी पढ़ने वाले हैं कि उसमें कौन कौन आता है, ठीक है। तो ये बना लो, इन्वेस्टर्स के कैटेगरीज हैं। ठीक है, पॉज करके आप बना लो, आगे बढ़ते हैं। तो QIB वर्ड जब आएगा मतलब वो कौन है, वो इन्वेस्टर्स हैं जो इशू में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन आता है, QIB मीन्स कौन कौन आता है, नंबर 1 म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। अब ये सब चैप्टर के नाम है, आपको एक एक करके सब आएंगे, या आप एग्जीक्यूटिव पास आउट हो तो आपको ये सब पता ही होगा, बराबर। तो म्यूचुअल फंड्स तो आपको पता ही है, ठीक है, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। बस इनका इसमें फर्क क्या है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पूल बनाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स लेते हैं और वो कलेक्टिव पैसा उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, ये अपना पैसा नहीं लगाते, जनता से पैसा कलेक्ट करते हैं और अक्यूमुलेट करके उनके बिहाफ पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो भी कमाते हैं वापस उन्हीं को देते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। फिर है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड देयर सब अकाउंट्स, ठीक है। FII जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अब वो भी सेम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपना पैसा नहीं लगाते हैं, फॉरेन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे पैसा लेते हैं और कलेक्ट करके पूरा पैसा फिर इंडिया में लगाते हैं, ठीक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें भी अगर मैं कहूं तो इसको आप फॉरेन म्यूचुअल फंड्स कह सकते हो कि फॉरेन में जो म्यूचुअल फंड बने हुए हैं उनके कंट्री के म्यूचुअल फंड है, वो भी नॉर्मली अपने लिए इंडिया के लिए क्या कैटेगरी में आते हैं, FII, अपन उसको क्या कहेंगे, FII। और वो जब इंडिया में पैसा लगाएंगे तो वो FII कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और वो सब अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, मतलब एक एक अलग अलग लोगों के अकाउंट्स खोल सकते हैं, उसको कहते हैं सब अकाउंट्स। अदर देन सब अकाउंट विच इज फॉरेन कॉर्पोरेट और फॉरेन इंडिविजुअल, ठीक है। कौन कौन नहीं आएगा, अदर देन अ सब अकाउंट विच इज फॉरेन कॉर्पोरेट, यानी फॉरेन के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो आ रहे हैं तो वो FII के सब अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है, उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो माइट बी रिटेल इंडिविजुअल या कोई और कैटेगरी में आएंगे, QIB में नहीं आएंगे, ठीक है। और फॉरेन इंडिविजुअल मतलब इसमें भी सेम कि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होने चाहिए, मतलब जो खुद का पैसा नहीं लगा रहे हैं, दूसरों से पैसा कलेक्ट करके लगा रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट क्या करते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट हूं, कंपनी हूं, तो मैं तो अपना पैसा लगाऊंगा ना, क्योंकि मेरा बिजनेस कुछ और है, बस मैं साइड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये दोनों क्यों हटाए गए हैं, क्योंकि ये खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमको इसमें कौन सा इंक्लूड करना है, जो खुद के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं,
जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं को एफआईआई और उनके सब अकाउंट्स में अपन को काउंट करना है, ठीक है। तो वही क्यूआईबी में आएंगे, और जो बाकी लोग हैं वो क्यूआईबी में नहीं आएंगे, वो या तो आरआईआई में आएंगे या तो वो एनआईआई में आएंगे, ठीक है। चलो फिर है पीएफआई, ये तो आप पढ़ चुके हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हो, एलआईसी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं, पीएफआई। फिर है एससीबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये भी आपको पता ही होगा, कमर्शियल बैंक्स और जो शेड्यूल्ड हैं, आरबीआई के शेड्यूल में जिनका नाम है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे इसमें आएंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑलमोस्ट सारे ही आते हैं इसमें। फिर है मल्टीलेटरल और बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन वोन देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डेवलपमेंट बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सब। और बायलेटरल मतलब दो कंट्री में अगर आपका प्रेजेंस है तो आप बायलेटरल इंस्टीट्यूशन हो, दो से ज्यादा में आपका प्रेजेंस है तो आप मल्टीलेटरल हो, ठीक है। तो बायलेटरल और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही जो डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस देते हैं और जिनकी प्रेजेंस अलग अलग कंट्री में होगी, दो कंट्री में तो बायलेटरल, दो से ज्यादा कंट्रीज में तो मल्टीलेटरल। फिर ये भी आपने सुना होगा एसआईडीसी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी एक मतलब पब्लिक अथॉरिटी है टाइप, जो लोन वोन देते हैं, ठीक है। फिर है इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, सारे इंश्योरेंस कंपनी वो भी काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रजिस्टर्ड अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए के पास जो भी रजिस्टर्ड है सारे इंश्योरेंस कंपनीज में आते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी आ गए, ठीक है, सारे बैंक्स आ गए, सारे इंश्योरेंस कंपनी आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल भी इंस्टीट्यूशंस आ गए, बराबर, ये सब ऐसा आपको याद रखना है। फिर है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बराबर। तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड दोनों में कम से कम उनका कॉर्पस होना चाहिए 25 करोड़, बराबर, यानी छोटे छोटे फंड्स नहीं, बड़े फंड्स वो क्यूआईबी में आएंगे, और जिनका 25 करोड़ से कम का कॉर्पस है वो एनआईआई में आएंगे, ठीक है, वो क्यूआईबी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहां कॉर्पस के रिक्वायरमेंट्स हैं, कहां कॉर्पस के रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मिक्सअप नहीं करना है। तो पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इन दोनों में 25 करोड़ का मिनिमम कॉर्पस होना चाहिए, तब जाके वो क्यूआईबी में कैटेगराइज होंगे। फिर है एनआईएफ, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, सेटअप बाय रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिसाइज इन द गैजेट। तो इसको आपको नॉर्मल एनआईएफ नाम रखना है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो बना हुआ है वो भी जो इन्वेस्ट करेगा तो वो क्यूआईबी कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। फिर है इंश्योरेंस फंड्स, लेकिन कौन से वाले, सेटअप एंड मैनेज बाय आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इनके जो इंश्योरेंस फंड्स हैं वो भी इसी में कैटेगराइज होंगे। फिर है इंश्योरेंस फंड्स सेटअप एंड मैनेज बाय डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट इंडिया, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो मैनेज कर रहा है इंश्योरेंस फंड्स वो भी आएंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो फंड्स बनाएंगे इंश्योरेंस के वो भी आएंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस वर्ड 3 बार आया है, इंश्योरेंस कंपनी सारे के सारे, इंश्योरेंस फंड जो कौन सेटअप कर रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। और लास्ट है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, ये भी अपन डिफिनेशन पढ़ेंगे, जिनके जो जिसका जो नेटवर्थ है, इन्वेस्टमेंट है, वो 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एनबीएफसी आपने सुना ही होगा, नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी, बेसिकली फिनेंस कंपनी होते हैं जो बैंकिंग के ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब चेकबुक फैसिलिटी ये वो नहीं दे सकते हैं, बेसिकली वो फिनेंस कंपनीज होते हैं, लोन लेते देते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी काम है, ठीक है। तो वो एज ए एनबीएफसी रजिस्टर्ड है आरबीआई के पास, और उनकी कैटेगरी क्या है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर वो 500 करोड़ से ज्यादा है। तो ये आरबीआई के कैटेगरीज हैं, तो सिर्फ जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं वही एनबीएफसी क्यूआईबी में कैटेगराइज किए जाएंगे। तो टोटल 13 अलग अलग पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हैं, बोलो, मतलब मैं हटा रहा हूं इसको, बोलो कितने आपको क्लिक होते हैं, याद होते हैं, वो बताओ। एकदम बेसिक वाले से स्टार्ट करो। सबसे पहले आता है बैंक, बैंक में कौन से आएंगे, सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सेकंड इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस के 3 वर्ड्स थे, इंश्योरेंस कंपनी जो आईआरडीए के पास रजिस्टर्ड है, फिर इंश्योरेंस फंड्स सेटअप बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय डीओपी, ठीक है, 4 हो गए। फिर पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर उसी से रिलेटेड मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर उसी के बाद जो आया था एसआईडीसी, ठीक है, एसआईडीसी, फिर जो नॉर्मल था म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, फिर बाहर के लोग एफआईआई एंड देयर सब अकाउंट्स, 9 हो गए। फिर अभी जो लास्ट पड़ा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, 10 हो गए। 3 और हैं, एक आया था एनआईएफ, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 और बाकी हैं, सोचो। 2 वो आए थे 25 करोड़ वाले, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड जिसका मिनिमम कॉर्पस है 25 करोड़, ठीक है। देखो मेरे को तो याद है, पूरे 13 पॉइंट्स आएंगे जो क्यूआईबी में कैटेगराइज होते हैं, और ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, तो बेटर है आप याद कर लो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कैटेगरी का रेफरेंस बार बार आएगा। अब आते हैं जो अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन, ऑल्टरनेटिव रूट, उस पे आ जाओ। चलो, ऑल्टरनेटिव रूट फॉर एंड पब्लिक इशू, चलिए आगे फटाफट आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई द अबव कंडीशंस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेस टू द प्राइमरी मार्केट, इट हैज टू कंप्लाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो आपके पास ऑप्शन है, नॉर्मली तो होता ही नहीं है कि या तो आप कंप्लाई करोगे या तो नहीं करोगे, नहीं कर रहे तो सीधे खत्म, जब तक आप कंप्लाई नहीं करते तब तक एंट्री बंद रहती है नॉर्मली। पर यहां उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि चलो आप पैरामीटर फुलफिल नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, वो क्या है ऑल्टरनेटिव। इफ पब्लिक इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग, ठीक है, कंपल्सरीली आपको बुक बिल्डिंग से ही इशू लाना पड़ेगा। इफ मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड द इशूअर undertakes to allot at least 75% of the net offer to public, ये पूरा एक नाम है, net offer to public, बताऊंगा मैं क्या फर्क है इसमें, to QIB। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप एक नए नवेले कंपनी हो, आप एक अनलिस्टेड इशूअर हो, आप पैरामीटर भी फुलफिल नहीं कर रहे हो, पर आपको 75% अलॉटमेंट किसको देना पड़ेगा, QIB को। मतलब QIB वाले जो भी कैटेगरी है, अभी अपन ने पूरा पढ़ा, 13 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसमें आते हैं, तो इनको आप में अगर कॉन्फिडेंस है और टोटलिटी में क्यूआईबी अगर 75% से ज्यादा सब्सक्राइब कर रहा है तो हमको चलता है, तो मतलब आप में दम है। इन स्पाइट ऑफ कि आप पैरामीटर्स फुलफिल नहीं कर रहे हो, फिर भी आप अच्छे कंपनी हो, आईपीओ के लायक हो, ऐसा मानेंगे अगर क्यूआईबी वाले आप में कम से कम आपके इशू में 75% इशू में सब्सक्राइब करते हैं। तो मतलब क्यूआईबी कैटेगरी का नॉर्मली बहुत कॉन्फिडेंस से देखा जाता है क्योंकि उनका खुद का रिसर्च टीम होता है, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, सारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं और सबका एक रिसर्च टीम होता है, फंड मैनेजर्स होते हैं जो बहुत समझदारी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, इनकी रिपोर्टिंग होती है, इनके एनएवीज भी होते हैं यूनिट्स के, तो ये कोई भी डिसीजन मजाक मस्ती में या गलत तरीके से नहीं ले सकते हैं, प्रॉपर बैक्ड बाय रिसर्च इनके सारे डिसीजन होते हैं। और अगर ये आपके इशू में 75% से ज्यादा ले रहे हैं तो भाई आप में दम है ऐसा माना जाएगा और आप आईपीओ कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही कंडीशन उन्होंने डाली है कि एटलीस्ट 75% जो भी आपका नेट ऑफर टू पब्लिक है। अब नेट ऑफर टू पब्लिक का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि पूरा जो ऑफर होता है, यानी पूरा जो आपका पैसों का रिक्वायरमेंट होता है, पूरा पब्लिक से नहीं लेते हो, कुछ तो मिनिमम प्रमोटर्स को लेना पड़ेगा ना भाई, अपन पढ़ेंगे मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन भी होता है कि हर इशू में या टोटलिटी में एक प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक प्रमोटर का स्टेक होना चाहिए। तो अगर आपको 1000 करोड़ रुपए चाहिए तो पूरा 1000 थोड़ी आप पब्लिक से मांगने वाले हो, उसमें से कुछ तो प्रमोटर लेंगे, तो वो नेट ऑफर में नहीं आता, इसलिए वर्ड आता है नेट। नेट मतलब आपको कुछ लोगों को हटाना है, तो पहले आपको प्रमोटर्स को हटा दो। फिर एक आता है रिजर्वेशंस, कि आप इशू में रिजर्वेशंस कर सकते हो, ठीक है, पढ़ेंगे अपन। कुछ शेयर होल्डर्स के लिए, स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स के लिए आप कर सकते हो, या आप एम्प्लॉइज के लिए आप रिजर्वेशन कर सकते हो, उसमें पूरा अपन क्लॉज पढ़ने वाले। तो स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लिए कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक आप इशू में रिजर्वेशन रख सकते हो, और इसके अलावा जो बचता है उसको कहते हैं नेट ऑफर। आ रहा है ख्याल में? तो सिर्फ नेट ऑफर जो है
वो ये होता है जिसमें प्रमोटर और रिजर्वेशंस आपको हटा देने, ठीक है। ये डेफिनेशन में आएगा, मैं आपको और फिर से बताने वाला हूं, ठीक है। तो नेट ऑफर टू पब्लिक जब भी वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें प्रमोटर्स नहीं आएंगे, मेनली प्रमोटर्स नहीं आएंगे और रिजर्वेशंस भी नहीं आएगा, क्योंकि एक और वर्ड आता है नेट ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे अपन देखते जाएंगे। तो अभी आप ये बना लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बनाओ, ठीक है। एंड और अगर आप ये 75% नहीं ला पाए तो आप इशू कैंसिल कर दोगे और जिसका जितना पैसा लिया हुआ था वो सब आप वापस कर दोगे, ठीक है। टू रिफंड द फुल सब्सक्रिप्शन मनी इफ इट फेल्स टू मेक द सेड मिनिमम अलॉटमेंट टू द क्यूआईबी। तो ये शर्त पे अगर आप आईपीओ करना चाहते हो तो करो। तो यही बस ऑल्टरनेटिव रूट आपको दिया हुआ है कि आप बुक बिल्डिंग से करो। प्राइस मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते, प्राइस इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे, मतलब बुक बिल्डिंग से डिसाइड होगा और एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफर शुड बी सब्सक्राइब बाय क्यूआईबी। और अगर 75 नहीं हुआ तो आपका पूरा इशू कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये बेसिक मेन कंडीशन है, एक तो बुक बिल्डिंग और एक तो एटलीस्ट 75%। तो दिया हुआ नीचे, इन केस ऑफ आईपीओ अंडर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2, ठीक है। ऑल्टरनेटिव रूट का क्या सेक्शन है, 6 सब रेगुलेशन 2, और जो पैरामीटर्स पढ़ रहे थे वो था 6 सब रेगुलेशन 1, ठीक है। इफ क्यूआईबी डज नॉट सब्सक्राइब टू एलोकेटेड 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक, द इशू विल फेल and issuer company will have to refund the full subscription money even though, ध्यान दो, even though लिखा हुआ है, even though टोटलिटी में आपका पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया होगा। मतलब टोटलिटी में आपका 500 करोड़ का अगर है तो 500 करोड़ का आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया है, टोटलिटी में वो फुलफिल हो गया है, सिर्फ कैटेगरी वाइज आप नहीं कर पाए तो भी कैंसिल होगा। आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते नहीं यार टोटल तो मिल गया ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यूआईबी 75 नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे को टोटल पैसा तो सब मिला के मिल गया ना, पूरी जनता को तो मेरे पे मतलब कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा नहीं चलेगा, कंडीशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, 75% क्यूआईबी को लेना ही होगा। नहीं लिया है तो भले टोटलिटी में आपको कितना भी मिला होगा, हो सकता है टोटलिटी में ओवर सब्सक्राइब हुआ होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इशू कैंसिल ही होगा। तो वो क्लैरिफाई किया गया है। इवन दो ऑन ओवरऑल बेसिस, मतलब सारे इन्वेस्टर कैटेगरी को मिला के टोटलिटी में, एंड ऑन ओवरऑल बेसिस द इशू माइट हैव बीन ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। तो ओवरऑल हो सकता है आपका ओवर सब्सक्राइब इशू हो, फिर भी कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि आपका 75% क्यूआईबी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। देयरफॉर इन दीस केसेस 75% ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम क्यूआईबी इज मस्ट irrespective of the subscription by RII retail individual investors and non retail या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो बाकी कैटेगरीज कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, टोटल कितना मिला है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम एक ही कंडीशन मेनली चेक करेंगे दैट एटलीस्ट 75% शुड बी सब्सक्राइब बाय क्यूआईबी। और आपको पता ही होगा कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी क्लॉज होता है जो होता है 90%। तो अगर आपको टोटल में 90 मिल गया है और 75% क्यूआईबी का है तो आपका आईपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा है आईपीओ का एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। अब आते हैं एफपीओ पे, साथ में ही पढ़ लेते हैं, आसानी से याद रहेगा। एफपीओ रेगुलेशन है 102, ठीक है। 6 रेगुलेशन आईपीओ का और एफपीओ का है 102, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कंडीशन डाली नहीं है, मतलब जो बेसिक वो है ना, नेट टेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सब आप पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि आप ऑलरेडी लिस्टेड हो। आ रहा है कुछ समझ में? आप एफपीओ ला रहे हो, एफपीओ कौन लाता है, जो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो आप ऑलरेडी लिस्टेड हो तो आप पे पैरामीटर्स अप्लाई नहीं होते, पैरामीटर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो आप पे एक जो नॉर्मल क्लॉज था कि अगर आपने नाम बदला है तो वो सेम आप पे अप्लाई होगा। अगर आप लिस्टेड हो फिर भी आपने नाम बदला है, एक्टिविटी बदली है, तो नई एक्टिविटी से एटलीस्ट 50% रेवेन्यू होनी चाहिए इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो वो सब सेम है, एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द प्रीसीडिंग 1 फुल ईयर शुड बी बाय द न्यू नेम, यानी न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम, तो आप आईपीओ ला सकते हो, ठीक है। और एफपीओ के लिए देखो एक ही कंडीशन है, मतलब पैरामीटर्स तो है ही नहीं, तो जो सब रेगुलेशन 1 था वो वैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं एफपीओ में। एफपीओ में एक ही कंसेप्ट है, बुक बिल्डिंग,
जो ऑल्टरनेटिव रूट है आईपीओ के लिए वो ओनली वन रूट है फॉर एफपीओ। आ रहा है कुछ समझ में? तो वो है इट मे मेक अ एफपीओ ओनली इफ द इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यानी एफपीओ जो होगा वो सिर्फ बुक बिल्डिंग से ही हो सकता है एंड द इशूअर अंडरटेक्स टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक टू द क्यूआईबी एंड सेम पूरा सेम है। यानी सिर्फ पैरामीटर्स हटा दो तो बचे हुए जो भी गाइडलाइंस पड़े थे वो एफपीओ के गाइडलाइंस है। ठीक है, मतलब ये दोनों देखो, ये दोनों अगर मैं बना लूं तो यही दोनों क्या है एफपीओ का। सेम मैंने कॉपी पेस्ट करके फिर से बनाए हैं। ठीक है, तो बेसिकली एफपीओ में इतना ही है, पैरामीटर्स नहीं है, बाकी नाम बदला होगा तो सेम 50% वाला क्राइटेरिया अप्लाई होगा और एक ही रूट अप्लीकेबल है आपके लिए जो बुक बिल्डिंग का है और एटलीस्ट 75% आपको क्यूआईबी को अलॉटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आईपीओ एफपीओ। ठीक है, तो यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जो भी ना समझे आप मेरे ऐप से चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं और उसी दिन जिस दिन आप ये देख रहे हो उसी दिन क्लैरिफाई करते जाइए तो बेटर रहेगा। मैं विद इन फ्यू आवर्स या 1 डे मैक्सिमम मैं रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट्स फटाफट क्लियर करते जाइए, कोई भी चीज़ को डिले मत कीजिए। ठीक है, साथ साथ में पढ़ के साथ साथ में रिवाइज भी करते जाइए और आपकी पढ़ाई साथ साथ में कंप्लीट होते जाएगी। शराफत से सारे डायग्राम्स बनाते जाइए जो भी मैं आपको बनवा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।